brilliant students and faculty members who are watching this video. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा समय समय पर विभिन्न सब्जेक्ट्स में व्याख्यानमालाएं आयोजित की जा रही है। अभी एम्ब्रियोलॉजी की एक पूरी सीरीज हमने तैयार की है जिसमें लगभग 30 वीडियो बन के तैयार हो गए हैं। अब ये जो सेकंड जो सीरीज है ये सेल बायोलॉजी की हमने चालू की है और सेल बायोलॉजी में अब तक कुछ व्याख्यान हमने अपलोड कर दिए हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, सेल का केमिकल कंपोजिशन, सेल के द्वारा संपादित होने वाले कार्य, इसी सेल मेम्ब्रेन का ही एक रिलेटेड टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल टॉपिक है जो जनरली नीट के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में, जेआरएफ के एग्ज़ाम में, यूजी लेवल और पीजी लेवल पे जैसे ये क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो हैं इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अपनी बॉडी में जैसे दो तरह की सेल्स हैं। कुछ सेल ऐसी हैं जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है, जैसे ब्लड की सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कोशिकाएं आपस में अटैच नहीं रहती है। इन सेल के बीच में कोई टाइट जंक्शंस नहीं पाया जाता है। ये सेल किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिकी हुई नहीं होती है, तो ये फ्री फ्लोइंग सेल्स है, मोबाइल सेल्स है बॉडी की। अब ब्लड सेल के अलावा शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, एक दूसरे के द्वारा घिरी रहती है। कुछ सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन की आवश्यकता भी होती है और आजकल लेबोरेटरी में भी सेल का कल्चर करते हैं इन विट्रो, है, क्योंकि टिश्यू कल्चर जो लेबोरेटरी है, सेल कल्चर लेबोरेटरी है, वहाँ पर अलग अलग तरह के कल्चर मीडियम में कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि कल्चर मीडियम में जो पैटी डिश है वो कांच की ले या प्लास्टिक की ले या बढ़िया स्टील की ले या उसके अंदर कोई बेसमेंट अटैचमेंट के लिए कोई स्पेशल मॉलिक्यूल्स है वो उसके अंदर ऐड करें। तो ये कुछ फंडामेंटल पहलू है जिस पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अपनी बॉडी में इसको मैं एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल्स है, विशेषकर जो इंटेस्टाइन की सेल्स है, उनको एज ए मॉडल में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। बाकी बॉडी की हर ऑर्गन्स में ये जितने भी मैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स बताऊँगा, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। तो आज का जो अपना व्याख्यान जो है वो रहेगा स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिकाओं में पाए जाने वाली जो कनेक्शंस हैं या सेल की जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या ये 4 प्रकार की होती है। हाँ, पहली जो टाइप की जो स्ट्रक्चर है दैट इज माइक्रोविलाई। सेकेंड टाइप की स्पेशल स्ट्रक्चर ये होती है टाइट जंक्शन के रूप में। तीसरी टाइप की जो स्ट्रक्चर है ये पाई जाती है डेस्मोसोम के रूप में। और चौथी टाइप की जो स्पेशल स्ट्रक्चर है ये पाई जाती है कनेक्सस के रूप में। कनेक्सस या नेक्सस भी बोलते हैं इनको। तो कुल मिला के 4 ब्रॉड कैटेगरी है, माइक्रोविलाई, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम और कनेक्सस या नेक्सस। हाँ, अब एक हाइपोथेटिकल फिगर में जैसे हम बनाऊंगा इंटेस्टाइन की सेल्स का, जैसे ये मान लीजिए एक इंटेस्टाइन की सेल है सपोज, और इंटेस्टाइन की सेल है तो इंटेस्टाइन के अंदर अवशोषण की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से संपादित होती है। इसलिए इन कोशिकाओं में ल्यूमेन की तरफ
इंटेस्टाइन के लुमेन की तरफ ये छोटी छोटी माइक्रोविलाई जरूर पाई जाएगी। मान लो इंटेस्टाइन की सेल, ये मान लीजिए ए सेल है, ये मान लीजिए बी सेल है, और इस तरह के इंटेस्टाइन में लाखों की संख्या में सेल्स हैं। ये सेल का ल्यूमेन साइड का पार्ट है, यानी इंटेस्टाइन की कैविटी, और ल्यूमेन साइड होती है तो वहाँ पर ये छोटी छोटी विलाई और माइक्रोविलाई जरूर पाई जाएगी। अब इन सेल्स का बेसल पार्ट जो होता है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती है, जिसके ऊपर ये कोशिकाएं टिकी रहती है या ये कोशिकाएं आलंबित रहती है। सो दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेल का मान लीजिए न्यूक्लियस, ये इस सेल का न्यूक्लियस। अब इस सेल का ये वाला जो डायरेक्शन है, इट इज एपिकल डायरेक्शन। इस सेल का ये वाला जो पार्ट है पारस्परिक एक दूसरे का, दिस इज लेटरल डायरेक्शन। और इसके बेसल पार्ट में, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जो डायरेक्शन है, इट इज बेसल डायरेक्शन। अभी इस सेल में आप देख रहे हो, इस सेल में 3 तरह के डायरेक्शंस हो गए। सेल का एपिकल पार्ट यानी इंटेस्टाइन की लुमेन की तरफ वाला पार्ट, दोनों सेल का पारस्परिक संपर्क क्षेत्र जिसको लेटरल जोन का नाम दिया है, और इस सेल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहेगी। ये इसका बेसल पार्ट या बेसल जोन। अब इन सेल्स में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाएगी। जैसे एक स्पेशल स्ट्रक्चर ये माइक्रोविलाई, क्यों इंटेस्टाइन में विलाई होती है और विलाई के अंदर ही माइक्रोविलाई होती है, विलाई और माइक्रोविलाई। दो सेल के बीच में कनेक्शंस मिलेंगे अलग अलग तरह के, टाई जंक्शंस के रूप में, डेस्मोसोम के रूप में, नेक्सस के रूप में। इसके अलावा ये सेल इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिकी हुई है, तो सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में भी कुछ रिपट के जैसे या कील के जैसे, बिनारी के जैसे कुछ कनेक्शंस पाए जाएंगे, जिसके द्वारा ये सेल इस आधारीय झिल्ली के साथ जुड़ी रहती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है समझने के लिए, डेप्थ नॉलेज के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन सभी को मैं एक एक एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सबसे फर्स्ट पार्ट या सबसे पहली स्ट्रक्चर दैट इज माइक्रोविलाई। अब इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है। विलाई आप जानते हो कि बॉडी में जिन ऑर्गन में अवशोषण ज़्यादा होता है, उन ऑर्गन्स की कोशिकाओं में विलाई और माइक्रोविलाई पाई जाती है। जैसे अपने बॉडी में आहार नाल है, आहार नाल में स्टोमक में जैसे जनरली एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसलिए वहाँ पर विलाई और माइक्रोविलाई बहुत कम होती है। लेकिन इंटेस्टाइन है, ये बहुत लंबा पार्ट है। इंटेस्टाइन लगभग 28 से लेकर 32 फीट तक होती है। यहाँ पर भोजन का मैक्सिमम डाइजेशन होता है, भोजन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसलिए इंटेस्टाइन की सेल्स के अंदर विलाई और माइक्रोविलाई दोनों ही रचनाएं पाई जाएगी। इसी तरह किडनी की जो नेफ्रॉन्स होती है, उसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके अंदर भी ये माइक्रोविलाई पाई जाती है। तो यहाँ पर एक काल्पनिक डायग्राम मैं जैसे ले रहा हूँ, सपोज ये एक विलाई है या माइक्रोविलाई है। इसके एपिकल पार्ट पर इन्वेजिनेशन के कारण ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं ये बन जाते हैं। यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखना कि इंटेस्टाइन में विलाई जो होती है उसका निर्माण तो होता है इवेजिनेशन के द्वारा,
यानी बहिर्वलन के द्वारा। और विलाई के अंदर माइक्रोलाई होती है। माइक्रोविलाई का निर्माण होता है इन्वेजिनेशन के द्वारा और अंतर्वलन के द्वारा। अब मान लो एक इंटेस्टाइन का यदि अपन सेक्शन काटें और एक सेक्शन में आपको 20 विलाई दिखाई दे रही है, विलाई है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इस तरह। तो मान लो एक इंटेस्टाइन के सेक्शन में आपको 20 विलाई दिखाई दे रही है, तो विलाई की जो फॉर्मेशन है वो तो इवेजिनेशंस के द्वारा हो रही है। अब इन विलाई की सरफेस है उसके अंदर इन्वेजिनेशन होता है और इन्वेजिनेशन द्वारा बनने वाली रचनाएं जो होती है वो माइक्रोलाई कहलाती है। और माइक्रोलाई की संख्या हजारों में होती है। एक इंटेस्टाइन के सेक्शन में आप माइक्रोलाई काउंट करो तो संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। और इसी के कारण क्या होगा, इंटेस्टाइन की सरफेस पर एक तरह का ब्रूस बॉर्डर बन जाता है, इनकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विलाई के कारण मान लीजिए अवशोषण सतह 10 गुना बढ़ती है, तो माइक्रोलाई के कारण अवशोषण की सरफेस एरिया 1000 गुना अधिक बढ़ जाती है। और अपन जो भी भोजन खाते हैं उसके अवशोषण के लिए ज़्यादा पृष्ठ सतह का होना आवश्यक है। इसलिए इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, अवशोषण के लिए, पृष्ठ सतह को बढ़ाने के लिए उसके अंदर ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो होती है ये पाई जाती है। सो दिस इज माइक्रोविलाई। ये इसकी लूमेन वाला पार्ट है, दिस इज लूमेन। अब इस माइक्रोलाई में क्या होगा, इसका ये जो वर्टिकल कॉलम है इसके अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पाई जाती है जो इसकी पूरी लंबाई के अंदर वर्टिकल रूप से अरेंज होती है। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं ये एक्टिन मॉलिक्यूल के नाम से जाने जाते हैं। तो पूरी माइक्रोलाई में एपिकल पार्ट से बेसल पार्ट की तरफ सैकड़ों की संख्या में ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये मॉलिक्यूल एक्टिन प्रोटीन के नाम से या एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर एक्टिन और ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली, इसके बीच में भी स्पेशल हेलिकल प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं अल्फा एक्टिन। है तो एक्टिन प्रोटीन, लेकिन ये एक्टिन प्रोटीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो विन्यास है वो बॉल पेन पे स्प्रिंग के जैसा होता है। जैसे आपके बॉल पेन में स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो बॉल पेन के स्प्रिंग के रूप में ये एक्टिन के मॉलिक्यूल यहाँ पर अरेंज है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अल्फा एक्टिन के नाम से जाने जाते हैं। अब ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स माइक्रोलाई में नीचे की तरफ आते हैं। अब इसका जो बेसल पार्ट है, इस बेसल पार्ट में मायोसिन के जो प्रोटीन्स होते हैं, मायोसिन है ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, लेकिन मायोसिन में आप जानते हो कि इसमें 2 हेड होती है, 2 टेल होती है। तो ये जितने भी एक्टिन के मॉलिक्यूल हैं ये मायोसिन के मॉलिक्यूल के साथ बेसल पार्ट में अटैच हो जाते हैं। जैसे एक मायोसिन मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मायोसिन मॉलिक्यूल ये हो गया। और इसके पैरेलल यानी प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे, प्लाज्मा झिल्ली के पैरेलल है, यहाँ पर एक तरह का एक जाल पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का। हाँ, इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का एक स्पेशल नेटवर्क पाया जाता है, एक स्पेशल जाल पाया जाता है जो इसको एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, एक तरह इसको आलम्बन प्रदान करता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है माइक्रोविलाई की। तो इसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट मैं आपको फिर बता दूं। विलाई और माइक्रोविलाई उन ऑर्गेन्स में पाई जाती है जहाँ पर अवशोषण मैक्सिमम होता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। और इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती है उसके अंदर माइक्रोविलाई की संख्या हजारों में होती है। विलाई की फॉर्मेशन इवेजिनेशन से होती है, लेकिन माइक्रोविलाई की फॉर्मेशन अंतर्वलन के द्वारा या इन्वेजिनेशन के द्वारा होती है। और माइक्रोविलाई का जो कॉलम होता है इसके अंदर एक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं। एक्टिन और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो खाली स्पेस है ये अल्फा एक्टिन के द्वारा सपोर्टेड रहता है। एक्टिन का जो बेसल वाला पार्ट है, यहाँ पर मायोसिन के जो प्रोटीन्स हैं
वो इसके साथ अटैच रहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली के पैरेलल हाँ एक तरह का नेटवर्क जो होता है वो पाई जाएगा। ये नेटवर्क इसको एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। अब इस तरह की हजारों की संख्या में माइक्रोलाई है, जैसे अंगुली है, मान लो ये सपोज फिंगर, इसको आप ये एक माइक्रोलाई, एक दूसरी माइक्रोलाई, ये तीसरी माइक्रोलाई, ये चौथी माइक्रोलाई। तो माइक्रोलाई तो खैर अब्जॉर्प्शन कर रही है, नो डाउट, लेकिन दो माइक्रोलाई के बीच में जो खांच बन रही है, वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम भी खाद्य पदार्थों को फिल्टर करने में, खाद्य पदार्थों को छानने में काम में आता है, क्योंकि खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस के अंदर है ये इस तरह के जैसे मॉलिक्यूल्स आ गए और इन मॉलिक्यूल्स का भी यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है और एक तरह से ये चलनी की तरह काम करती है, एक तरह से नेट की तरह काम करती है, एक तरह से सीव ट्यूब की तरह काम करती है। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा झिल्ली की और बॉडी के कई ऑर्गन्स में ये रचनाएं पाई जाती है, विशेषकर इंटेस्टाइन में और किडनी की जो नेफ्रॉन्स होती है उसके अंदर ये रचनाएं अत्यधिक विकसित होती है। और इनके अलावा भी बॉडी में और भी कई ऑर्गन्स है, गर्भाशय की जैसे भित्ति है उसके अंदर भी ये संरचनाएं जो होती है वो देखने को मिलती है। हाँ, अब इसके बाद में सेकंड जो स्ट्रक्चर है, इसकी सेकंड मॉडिफिकेशन, सेकंड स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट इज टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन, अब इसमें नाम से स्पष्ट है, जंक्शंस मीन्स जॉइंट है, दो कोशिकाओं का पारस्परिक जॉइंट्स। टाइट का मतलब बहुत दृढ़ता से। तो टाइट जंक्शंस क्या होते हैं? टाइट जंक्शंस से दो कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले संपर्क क्षेत्र है। दे आर कॉन्टैक्टिंग एरिया, दे आर लोकल कॉन्टैक्टिंग एरिया बिटवीन टू सेल्स या बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। सपोज मान लो सपोज एक गोलाकार कोशिका है, मान लीजिए स्फेरिकल सेल। अब ये स्फेरिकल सेल जो है चारों तरफ से मान लीजिए कोशिकाओं से घिरी हुई है, तो डेफिनेटली ये सेंटर वाली जो सेल होगी ये चारों तरफ से 6 कोशिकाओं से जरूर घिरी हुई मिलेगी। 6 कोशिकाएं कौन सी होगी? एक सेल इसके ऊपर, एक सेल इसके नीचे, एक सेल इसके लेफ्ट साइड में, एक सेल इसके राइट साइड में, एक सेल इसके उधर, एक सेल इसके इधर, यानी 6 फेस हो गए, 6 कॉर्नर हो गए। और 6 फेस है तो 6 कोशिकाओं के द्वारा ये घिरी हुई है, जबकि ये संख्या ज़्यादा हो सकती है। क्यों जरूरी नहीं है, एक मैंने ये काल्पनिक एग्जाम्पल बताया, मान लीजिए सारी सेल गोल गेंद की तरह हो और वो चारों तरफ से घिरी हो, तो एक गोल सेल है वो चारों तरफ से 6 कोशिकाओं के द्वारा घिरी है। अब इन दो कोशिकाओं के बीच का जो संपर्क एरिया है, कॉन्टैक्ट एरिया, उस कॉन्टैक्ट एरिया में पाए जाने वाले जो कनेक्शंस होते हैं, जो रचनाएं होती है, वो रचनाएं किस नाम से जानी जाती है? टाइट जंक्शंस के नाम से। अब पिछले प्लाज्मा झिल्ली के मॉडल में जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड की बाइलेयर होती है, इस लिपिड की बाइलेयर में प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो धंसे रहते हैं। अब यहाँ पर दो सेल की प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी जो लिपिड लेयर होती है, आउटर लिपिड लेयर, उनके अंदर यहाँ पर फ्यूजन होता है। और फ्यूजन होता है तो यहाँ पर ये उल्टे प्रकार की माइसेली बनेगी। क्लूड मोज़ेक मॉडल में, माइसेलर मॉडल ने अपने पढ़ा कि जो माइसेली थी उसमें हेड बाहर था, टेल भीतर की तरफ थी, लेकिन इन संपर्क क्षेत्र में जो माइसेली बनेगी उसके अंदर टेल बाहर की तरफ हो गई, हेड भीतर की तरफ होगी। इसके अलावा जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, उन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का भी आपस में फ्यूजन हो जाता है और सेल का जो कनेक्शन है वो एकदम टाइटली पैक हो जाता है। टाइटली पैक हो जाता है तो यहाँ पर कोशिकाओं के बीच में जो खाली जो स्थान होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसके अंदर जो लिपिड के मॉलिक्यूल में जो लेटरल डिफ्यूजन की जो मोमेंट होती है वो मोमेंट बहुत लिमिट हो जाती है। लिपिड के मॉलिक्यूल में जो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट होती है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। कोशिकाओं से होने वाला लीकेज होता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्यों कई बार देखा है कि बूढ़े जो आदमी होते हैं या लेडीज़ में आफ्टर प्रेगनेंसी, देखा होगा लेडीज़ में, लड़कियों में मोटापा आ जाता है, एडिमा हो जाता है। एडिमा के पीछे रीज़न क्या है कि जो मिनरल्स या जो आयन सेल के अंदर होने चाहिए
वो मॉलिक्यूल सेल के बाहर इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाते हैं और सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लीक होकर सेल के बाहर इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा हो जाता है। अब ये फ्लूइड जब सेल के बाहर इकट्ठा हो जाएगा तो मनुष्य के अंदर एडिमा हो जाता है, मोटापा आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं फिगर के द्वारा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो सेकंड जो मॉडिफिकेशन है टाइट जंक्शन, और टाइट जंक्शन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो चारों तरफ से घिरी होती है। अब टाइट जंक्शंस कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि उस सेल की आकृति कैसी है, उस सेल के द्वारा स्ट्रेंथ सहने की कैपेसिटी कितनी है। अब गोलाकार सेल है तो उसके अंदर टाइट जंक्शंस की संख्या अलग तरह की होगी। स्तंभाकार कोई कोशिका है उसमें टाइट जंक्शन की संख्या अलग होगी। कोई पिरामिड के आकार की कोशिका है, कोई हेक्सागोनल सेल है, षटकोणीय कोशिका है। तो जिस तरह की कोशिकाओं की आकार और आकृति होगी उसके अकॉर्डिंग टाइट जंक्शंस की संख्या जो होती है ये भी वेरिएबल होती है। और इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो भी अपन डेवलप कर सकते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के द्वारा। तो यहाँ पर एक काल्पनिक चित्र के द्वारा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। सपोज मान लीजिए एक सेल ये है, इसको मैंने रेड कलर में जैसे दिखाया है। मान लो दिस इज ए सेल। दूसरी जो कोशिका जिसको मैं नीले रंग में दिखा रहा हूं ये मान लीजिए बी सेल। अब ए सेल और बी सेल इन दोनों का ये कांटेक्ट एरिया है। इस प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ये दोनों कोशिका एक दूसरे के संपर्क में आ रही है। अब ये जो कांटेक्ट एरिया है, इस कांटेक्ट एरिया के अंदर ये टाइट जंक्शन जो होता है वो पाया जाएगा, टाइट जंक्शन जो है वो डेवलप होगा। अब दो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली जब एक दूसरे के संपर्क में आ रही है तो डेफिनेटली दोनों कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली की आउटर लिपिड लेयर जो होती है वो एक दूसरे के संपर्क में आएगी। इन दोनों झिल्लियों में जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन धंसे हुए हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। अब ये जब लिपिड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में, विशेषकर लिपिड के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती है और यहाँ पर इन्वर्ट प्रकार की माइसेली बनती है, उल्टी प्रकार की माइसेली बनती है, जिसमें भीतर की तरफ हेड होता है, बाहर की तरफ टेल होती है। इसके अलावा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो यहाँ पर असेंबल हो जाते हैं और ये सेल के लीकेज को रोकते हैं, सेल के इंटरसेलुलर स्पेस को रोकते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल में लेटरल डिफ्यूजन को रोकते हैं, सेल के बीच में जो खाली जो अवकाश है उसको ये रिड्यूस करते हैं, क्योंकि सेल में इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी प्रोटोप्लाज्म। सेल के बाहर भी फ्लूइड है जिसको बाह्य कोशिकीय तरल के रूप में मानते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड के रूप में मानते हैं। और बाह्य कोशिकीय तरल अपनी बॉडी में है कई रूपों में मिलता है। ब्रेन में जैसे CSF के रूप में मिलता है, ब्लड में प्लाज्मा के रूप में मिलता है, टिश्यूज़ के अंदर टिश्यू फ्लूइड के रूप में मिलता है, लसिकाओं में लिम्फ के रूप में मिलता है, आँखों के अंदर मिलता है, कान में मिलता है। अपनी पूरी बॉडी में बाह्य कोशिकीय तरल है, कई वैरायटी में है, उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। अब ये सपोज इसका दोनों सेल्स का फ्यूजन पॉइंट, अब ये जो फ्यूजन पॉइंट है इसके अंदर उल्टी प्रकार की माइसेली बनेगी। यहाँ पर मैं हाइब्रिड माइसेली बना रहा हूँ। इसमें आधे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आधे जो मॉलिक्यूल है ये ब्लू कलर में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर रेड कलर में जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो ए सेल के हैं। ये इसकी टेल, हेड भीतर की तरफ है, टेल बाहर की तरफ है। इसी तरह नीले रंग में जो है ये इसकी टेल, अब ये देख रहे हैं माइसेली बन गई। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, माइसेलर मॉडल में जो आपने माइसेली देखी उसके अंदर हेड बाहर की तरफ था, टेल भीतर की तरफ थी। अब यहाँ पर हेड भीतर की तरफ है, टेल बाहर की तरफ है। और
इन दोनों सेल के जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स यहाँ पर असेंबल हो जाते हैं इसके मिडिल पार्ट में। इसके अलावा रिमेनिंग जो पार्ट होता है इसका प्लाज्मा झिल्ली का वो अलग लेयर के रूप में, ये जैसे इनर लिपिड लेयर ए सेल की, ये इनर लिपिड लेयर बी सेल की, ये आउटर लिपिड लेयर ए सेल की, ये आउटर लिपिड लेयर बी सेल की, दिस इज ए सेल, दिस इज बी सेल, इसको मैं ILL नाम दे रहा हूं, यानी इनर लिपिड लेयर या इंटरनल लिपिड लेयर। इसी तरह ये ए सेल की ILL इंटरनल लिपिड लेयर, ये आउटर लिपिड लेयर OLL, इधर ये बी सेल की आउटर लिपिड लेयर OLL, और ये इसके अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन बन रहा है ये जंक्शन टाइट जंक्शन के नाम से जाना जाता है। अब इस टाइट जंक्शंस का पर्पज क्या होगा, इसका मकसद क्या होगा? पहली बात तो ये है कि ये अलग अलग कोशिकाओं को क्योंकि एक कोशिका चारों तरफ से कई कोशिकाओं द्वारा घिरी हुई है, तो दो कोशिकाओं के बीच का जो संपर्क क्षेत्र होता है उस संपर्क क्षेत्र को ये टाइटली पैक कर देती है, यानी कोशिकाओं को आपस में दृढ़ता से जोड़ देती है। अब टाइटली अटैच होने से क्या होगा, दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्पेस जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस, वो खाली स्पेस कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स थे उन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में जो लेटरल डिफ्यूजन मोमेंट होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। लिपिड के मॉलिक्यूल्स में लेटरल डिफ्यूजन नहीं होती है। मॉलिक्यूल में जो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट थी, यानी कई बार नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल ऊपर वाली लेयर में चले जाते हैं, ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल नीचे वाली लेयर में आ जाते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट जो थी वो यहाँ पर नहीं होती है। इसके अलावा जो रोटेशन जो होता है वो यहाँ पर कम होता है। इसका फ़ायदा क्या होगा, सेल के बीच में लीकेज नहीं हो पाएगा। क्यों, कई बार क्या होता है कि कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती है, कोशिकाएं पुरानी हो जाती है, तो उन कोशिकाओं के भीतर का जो पदार्थ है, भीतर के जो प्रोटीन्स हैं, भीतर का जो तरल है वो लीक होके सेल के बाहर स्रावित होने लग जाता है। तो सेल को लीकेज होने से ये रोकती है, सेल के इंटरसेलुलर स्पेस को रोकती है, कोशिका की विशेष आकार और आकृति को बनाए रखती है। क्योंकि मान लीजिए एक गोल सेल है और वो चारों तरफ से कई कोशिकाओं की घिरी है, तो सेल आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल प्रेशर डालती है। अब जब दो सेल आपस में एक दूसरे से म्यूचुअल प्रेशर डालती है तो उन कोशिकाओं की आकार और आकृति जो है वो बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक सेल मान लीजिए 10 सेल से घिरी है और 10 सेल के प्रेशर के कारण बीच वाली सेल पिचक जाएगी या सिकुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हर सेल एक दूसरे को दबा रही है, हर सेल में अपना अपना म्यूचुअल प्रेशर है, और म्यूचुअल प्रेशर जब एग्जिस्ट होता है तो सेल की पर्टिकुलर आकार और आकृति जो भी होती है, चाहे वो कोशिका गोलाकार हो, चाहे स्तंभाकार हो, चाहे अंडाकार हो, चाहे तर्करूपी हो, चाहे स्पिंडल शेप हो, जिस तरह की आकृति होगी उस सेल की पर्टिकुलर वो आकृति जो होती है वो बनी रहती है। और इस स्ट्रक्चर का मेन जो मकसद है, इसका जो मेन जो फ़ायदा है वो लीकेज को रोकना। क्योंकि जो आदमी बूढ़ा होगा कोशिकाओं में लीकेज प्रारंभ हो जाता है, और लीकेज जब प्रारंभ होता है तो आयनों का जो विनिमय होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेल के बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होने चाहिए तो ज़्यादा होना चाहिए, सेल के अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होने चाहिए तो ज़्यादा होना चाहिए। अब ये नहीं कि 10 सोडियम बाहर से आ गए और बदले में 10 पोटेशियम बाहर चले गए, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा होना चाहिए, सेल के अंदर कम होनी चाहिए।
इसी तरह पोटेशियम आयन सेल के अंदर ज़्यादा होने चाहिए, सेल के बाहर कम होने चाहिए। तो आयनों का जो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेंटेन रहना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज़ तो बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, हर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चेंज हो जाएगा, सेल की पारगम्यता जो होती है वो चेंज हो जाएगी, सेल का विभवांतर जो होता है मिली वोल्ट में जो विभवांतर -70 मिली वोल्ट होना चाहिए एक कोशिका में सामान्य स्टेज में, तो विभवांतर जब परिवर्तित होता है तो सेल फिर डीपोलराइज हो जाती है, सेल की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है, सेल की कार्य प्रणाली चेंज हो जाती है, और कई बार तो ये कि कोशिका गलत रूप से व्यवहार करने भी लग जाती है। तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर थी, दैट इज़ टाइट जंक्शन। अब इसके बाद में थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज डेस्मोसोम, और डेस्मोसोम जो होते हैं ये मुख्यतया 5 प्रकार के कोशिकाओं के अंदर देखे गए हैं। इन सब का अपना अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग इनकी इंपॉर्टेंस है, अलग अलग इनका सिग्निफिकेंस है, और कोशिकाओं के अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग रीजन्स में ये रचनाएं पाई जाती है। तो मुख्य जो डेस्मोसोम है उसमें फर्स्ट जो टाइप है दैट इज बेल्ट डेस्मोसोम। इसमें नाम से स्पष्ट है कि बेल्ट की तरह है, जैसे मैंने बेल्ट लगा रखा है कमर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर भी अपना बेल्ट होता है। स्पॉट डेस्मोसोम, स्पॉट का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर बिंदु, पर्टिकुलर लोकेलिटी, पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। हेमीडेस्मोसोम, हेमी का मतलब हाफ है, तो कई बार कुछ सेल ऐसी होती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी रहती है। एक तो 2 कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आ रही है, ये अलग तरह का जॉइंट हो गया। एक सेल किस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी है तो वहाँ पर सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन है वहाँ पर हेमीडेस्मोसोम्स पाई जाएंगे। इसके अलावा सेप्टेट डेस्मोसोम, सेप्टेट डेस्मोसोम और एडिशन प्लेकी, एडिशन प्लेकी। तो डेस्मोसोम 5 प्रकार के हो गए, बेल्ट डेस्मोसोम, स्पॉट डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, सेप्टेट डेस्मोसोम और एडिशन प्लेकी। एडिशन प्लेकी जो होती है ये कल्चर मीडिया में डेवलप होने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। सेप्टेट डेस्मोसोम जो होते हैं ये अकशेरुकी प्राणियों की कोशिकाओं में पाई जाती है, इनवर्टिब्रेट्स, और ये बाकी जो सेल्स हैं ये इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी के अंदर पाई जाएगी। तो इन 5 को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो डेस्मोसोम टोटल 5 टाइप के हो गए, बेल्ट डेस्मोसोम, स्पॉट डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, सेप्टेट डेस्मोसोम और एडिशन प्लेकी। फर्स्ट टाइप इज बेल्ट डेस्मोसोम। बेल्ट डेस्मोसोम जो होते हैं इनको इंटरमीडिएट जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, टर्मिनल बार के नाम से भी जाना जाता है, और विशेषकर इंटेस्टाइन की जो स्तंभाकार कोशिकाएं जो होती है, कॉलमनर सेल्स होती है, उसमें टाइट जंक्शंस के ये जस्ट नीचे पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं कॉलमनर सेल्स का एग्जांपल दूंगा। सपोज एक कॉलमनर सेल्स ये है, इसको मान लीजिए मैंने ए सेल नाम दिया, दूसरी कॉलमनर सेल्स इसके पास में है, इसको मैंने बी नाम दिया, और ये कोशिकाएं स्तंभाकार है, कॉलमनर है।
अब इन सेल्स का लुमेन वाला जो पार्ट है, इस लुमेन वाले पार्ट में इसके अंदर ये विलाई पाई जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जो कि हजारों की संख्या में है। अब ये जो बेल्ट डेस्मोसोम है, इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। हाँ, एक तो इसमें होता है एक्टिन प्रोटीन या एक्टिन के फिलामेंट, दूसरे इसमें होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट अब यहाँ पर एक्टिन जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे पूरी सेल में एक बेल्ट के रूप में प्रेजेंट है। जैसे मैंने ये बेल्ट पहन रखा है, अब ये बेल्ट तो हालांकि बॉडी के बाहर है, ये एक्सटर्नल टाइप का बेल्ट है। अब मान लो इसी तरह का बेल्ट है प्लाज्मा झिल्ली के नीचे हो तो इसको इंटरनल बेल्ट के रूप में जैसे जाना जाता है। अब ये इस तरह का जो बेल्ट होगा वो इस सेल्स में चारों तरफ प्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए दोनों सेल्स हैं और दोनों सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली के सभी डायरेक्शंस में प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे ये एक्टिन का बेल्ट जो होता है ये पाया जाता है। अब एक्टिन का बेल्ट जब सेल के अंदर चारों तरफ से एक गर्डिल के रूप में जब अरेंज हो गया तो सेल पिचकने से बच जाती है, सेल फूलने से बच जाती है। तो कई बार सेल के अंदर प्रेशर बढ़ गया, ट्रिगर प्रेशर बढ़ गया है, या सेल के बाहर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसमें सेल पिचक सकती है, सेल फट सकती है, सेल क्रेनाइल सेनाइल प्रकार की हो सकती है। तो इस आकृति से बचने के लिए, आकृति से डिस्टॉर्ट हो से बचने के लिए इस तरह की गर्डिल रूपी जो रचना होती है ये पाई जाती है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं सेकंड टाइप के, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट इस एक्टिन की जो गर्डिल है इसके साथ ये अटैच रहते हैं और ये प्रोटीन दो सेल्स के बीच में, दो सेल का बीच का जो कनेक्शन है उस कनेक्शन के बीच में ये आपस में प्रेजेंट रहेंगे। और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं ये इस एक्टिन प्रोटीन की बेल्ट के साथ, इस गर्डिल के साथ ये जुड़े रहते हैं। और बेल्ट डेस्मोसोम का मेन काम होता है कोशिका की आकार और आकृति को बनाए रखना, सेल को पिचकने से रोकना, सेल में जो चारों तरफ से जो प्रेशर एग्जेक्ट हो रहा है उसको सहन करने की इसमें कैपेसिटी करना। और चूँकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, सारे एक्टिन प्रोटीन है, ये भी संकुचनशील प्रवृत्ति का होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है ये भी संकुचनशील प्रवृत्ति का होता है और इस रचना का सेल के शेप की मेंटेनेंस में बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद में सेकंड जो टाइप है दैट इज स्पॉट डेस्मोसोम। अब स्पॉट डेस्मोसोम में नाम से स्पष्ट है, स्पॉट का मतलब बिंदु। कई बार जैसे आपने देखा होगा ये जो काठ के जो गेट होते हैं, खिड़कियां होती है, तो दरवाजों के अंदर देखा होगा दो काठ के जो टुकड़े होते हैं उनको डबल पॉइंटेड कील के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी कोई नुकीली कील हो जैसे। अब ये नुकीली कील, इस कील का आधा भाग एक काठ के अंदर जैसे ठोक दिया और आधा भाग है वो दूसरे काठ के अंदर ठोक दिया। तो मान लीजिए जैसे हाथ है, मान लीजिए दो फाट के हैं, दो काठ के टुकड़े हैं और आधी रिपीट इस काठ में जैसे पेनिट्रेट की है और आधी जो कील है वो इस काठ में पेनिट्रेट है। तो जो पास पास की जो कोशिकाएं होती है वो भी आपस में रिपट के जैसी, कील के जैसी स्ट्रक्चर के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और ये जो रचना है छोटे छोटे बिंदु के रूप में पाई जाती है, इसलिए इनको स्पॉट डेस्मोसोम का नाम दिया है। और जिन कोशिकाओं में मैकेनिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिन कोशिकाओं में यांत्रिक सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होती है, उनमें स्पॉट डेस्मोसोम की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको भी मैं एक
हाइपोथेटिकल एग्जांपल से, जैसे चित्र के द्वारा एक्सप्लेन करूँगा। सपोज ये रेड कलर में जो सेल है, इसकी प्लाज्मा झिल्ली, इसको मैं यहाँ पर ए सेल का नाम दे रहा हूँ। इसके पास में नीले कलर में जो मैं दिखा रहा हूँ, ये बी सेल। अब ये ए सेल की प्लाज्मा झिल्ली, ये बी सेल की प्लाज्मा झिल्ली। अब इन दोनों सेल के बीच में आप देख रहे हो खाली स्थान है, इंटरसेलुलर स्पेस, अंतराकोशी के अवकाश है, या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी इसको कह सकते हैं। इस खाली स्पेस को भी इसके पार्ट के रूप में काउंट किया जाएगा। तो स्पोरडेस्मोसोम का पहला जो पार्ट है, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी दो कोशिकाओं के, पार्श्विक कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या कहलाएगा? इंटरसेलुलर स्पेस। अब इस खाली स्पेस में विशेष प्रकार का एक सीमेंट के समान जो पदार्थ होता है वो भरा रहता है। इट इज फिल्ड विथ ए होमोजेनस सीमेंट लाइक सब्सटेंस ये जो खाली स्थान है ये सीमेंट के समान एक पदार्थ से भरा रहता है और ये पदार्थ कहलाता है सेंट्रल स्ट्रेटम। सेंट्रल स्ट्रेटम, स्टेटा शब्द है वो स्टेटा से लिया है, कोई आधारीय परत हो, कोई स्तरित परत हो। तो दो सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इट इज़ फिल्ड बाय ये होमोजेनस सब्सटेंस, जो कि प्राय कार्बोहाइड्रेट नेचर का होता है, ग्लू नेचर का होता है, दो कोशिकाओं आपस में चिपकाने का काम करता है, एक तरह से फेविकोल की तरह, एक तरह से गोंद की तरह ये कार्य करता है। अब इन सेल का जो इंटीरियर पार्ट है, सेल के अंदर का, यहाँ पर गोल डिस्क के समान रचना पाई जाती है जिसको प्लेकी बोलते हैं, इंट्रासेलुलर प्लेकी। तो जैसे ये ए सेल है, यहाँ पर भी ये डिस्क के समान रचना इसको प्लेकी का नाम दिया जाता है, इंट्रासेलुलर प्लेकी। इसी तरह बी सेल में भी भीतर की तरफ ये डिस्क के समान रचना पाई जाती है। ये बी सेल की प्लेकी। अब प्लेकी और प्लाज्मा झिल्ली, इन दोनों के बीच में टोनोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, बहुत ही पतले टोनोफिलामेंट्स। तो यहाँ पर प्लेकी और प्लाज्मा झिल्ली, इसके बीच में टोनोफिलामेंट है। इसी तरह इस सेल में भी प्लाज्मा झिल्ली और प्लेकी के बीच में टोनोफिलामेंट है। दीज आर टोनोफिलामेंट। अब क्या होगा, दोनों ओर के जो प्लेकी है, प्लाज्मा झिल्ली है, टोनोफिलामेंट है, ये आपस में तीर के समान, यानी पॉइंटेड, जैसे कील होती है, बिनारी होती है, उस तरह की संरचनाओं के द्वारा ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। और इस सेल की जो स्ट्रक्चर होगी वो इस सेल में धसी हुई है।
हाँ, इस सेल की जो स्ट्रक्चर है वो इस सेल में धसी हुई है। तो इस तरह रेगुलर इंटरवल से दोनों सेल आपस में लिंकर के द्वारा जुड़ी रहती है। इनको ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर के नाम से जाना जाता है। और ये ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर जो होते हैं ये एक तरह से रिपट के समान रचनाएं हैं, एक तरह से बिनारी के समान रचनाएं हैं, एक तरह से बाईएक्सिनल हैं, जिस तरह स्पंजों में जो कंटिकाएं होती है दोनों तरफ नुकीली कंटिकाएं, उस तरह की ये नीडल के समान रचनाएं हैं, बाईएक्टिनल टाइप की। तो ये रचनाएं एक दूसरे की सेल्स के अंदर ये कनेक्ट रहती है और ये कनेक्शन होने से क्या होगा, अब दोनों सेल आपस में दृढ़ता से जुड़ी है। तो ये एक स्पॉट डेस्मोसोम की बेसिक आर्किटेक्चर है। अब इसमें क्या होगा, स्पॉट डेस्मोसोम है, ये लोकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये जहाँ भी संपर्क क्षेत्र होंगे वहाँ पर इनकी संख्या मैक्सिमम मिलेगी। जिन कोशिकाओं में मैकेनिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर स्पॉट डेस्मोसोम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन कोशिकाओं में यांत्रिक सामर्थ्य को सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है उनके अंदर स्पॉट डेस्मोसोम सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जैसे अपनी बॉडी में यदि देखें तो अपनी बॉडी में पीठ की जो कोशिकाएँ हैं जो विशेषकर पेक्टोरल मसल्स, क्योंकि पलदार जो होते हैं, मिस्त्री होते हैं, चेजे भाटे काम करने वाले होते हैं, उनको देखा होगा 100-100 किलो की बोरी वो पीठ पे लाद के जैसे ले जाते हैं। तो इन व्यक्तियों की शोल्डर की जो सेल है, आर्म पीठ की जो सेल्स है, उनके अंदर स्पॉट डेस्मोसोम मैक्सिमम संख्या में मिलेंगे। तो ये एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है। अब इसमें तीसरी जो टाइप है दैट इज हेमी डेस्मोसोम। अब हेमी का अब अर्थ समझो, हेमी मीन्स हाफ। डेस्मोसोम तो है लेकिन ये आधे टाइप का डेस्मोसोम है। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगी, जैसे मान लो ये दो स्तंभाकार कोशिकाएं इंटेस्टाइन की और इन सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इन सेल्स के नीचे आधारीय झिल्ली है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ये कोशिकाएं इस आधारीय झिल्ली के ऊपर टिकी हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके बीच में डेस्मोसोम जैसी स्ट्रक्चर होगी, लेकिन वो आधे भाग में होती है। आधे भाग से मतलब ये जो स्तंभाकार कोशिका है इसकी प्लाज्मा झिल्ली के नीचे टोनोफिलामेंट है, इस टोनोफिलामेंट के नीचे इंटरसेलुलर प्लेकी है और इसमें से ही वो नुकीली कील के समान रचनाएं हैं और ये रचनाएं इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कील की तरह, पॉइंटेड सुई की तरह इसके अंदर ये धंसी रहती है। तो ये डेस्मोसोम केवल आधे भाग में है, आधे भाग में नहीं है। यानी इन कोशिकाओं के बेसल पार्ट में तो डेस्मोसोम है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये रचना नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको हेमी डेस्मोसोम का नाम दिया है। हेमी मीन्स हाफ। तो ये कोशिकाओं के आधे भाग में ये रचना पाई जाती है, इसलिए इसको हेमी डेस्मोसोम का नाम दिया है। और विशेषकर सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन में ये रचनाएं पाई जाती है। और विशेषकर जैसे अपनी स्किन है, अपनी स्किन में जैसे सबसे बार एपिडर्मिस, स्किन जे डर्मिस है, स्किन जे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, तो स्किन की जो सेल्स हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली, उसके अंदर ये संरचनाएं देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिनमें स्ट्रेटिफाइड लेयर्स होती है, कई लेयर्स में जैसे कोशिकाएं पाई जाती है, तो सबसे आधार वाली जो सेल्स होती है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी। हाँ, इसके बाद में चौथी जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेप्टेट डेस्मोसोम। चौथी टाइप की जो डेस्मोसोम है दैट इज सेप्टेट डेस्मोसोम। अब सेप्टेट में नाम से स्पष्ट है, सेप्टा मीन्स पट, सेप्टम। तो जितने भी इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, एकशेरुकी प्राणी, फाइलम प्रोटोजोआ को छोड़कर, कि प्रोटोजोन है वो तो यूनिसेलुलर होते हैं, फाइलम पोरीफेरा से मल्टीसेलुलर एनिमल्स की स्टार्टिंग होती है। तो जितने भी एकशेरुकी प्राणी है, इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स की कोशिकाओं के बीच में ये रचनाएं पाई जाती है। और ये एक
स्पेशल बैंड होता है जो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होता है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर नहीं होता है, सेल के बाहर होता है, और इसके साथ विशेष एक्टिन के जो प्रोटीन्स हैं वो इसके साथ जुड़े रहते हैं और कोशिकाओं के ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, कोशिकाओं के आकार और आकृति को बनाए रखते हैं, सेल से होने वाले लीकेज को ये प्रोटेक्ट करते हैं, सेल के भीतर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको ये मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, सेल की पर्टिकुलर शेप और साइज़ है उसको मेंटेन रखते हैं। तो ये कोई इतना कोई स्पेशल रोल नहीं है इनका। और लास्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ एडिशन प्लेकी। हाँ, ये विशेष रचनाएं है क्योंकि आजकल बायोटेक्नोलॉजी का ज़माना है, टिश्यू कल्चर का ज़माना है, और आजकल लेबोरेटरी में ऑर्गेन कल्चर है वो संभव हो गया है, सेल कल्चर संभव हो गया है, टिश्यू कल्चर संभव हो गया है। और जब भी कोई कल्चर होता है तो उसके अंदर कल्चर मीडियम होता है, उस कल्चर मीडियम वो पर्टिकुलर पात्र में होता है। ये पात्र स्टील के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, कांच के भी हो सकते हैं। अब इन कल्चर मीडियम में जो सेल्स डेवलप हो रही है, सपोज अपने को आर्टिफिशियल स्किन बनानी है, मान लो किसी का आदमी मान लीजिए पूरी स्किन जैसे जल गई, पीठ जल गई, मान लीजिए 1 फीट का घाव है, उस घाव को और नॉर्मल रूप से वो घाव भरने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आजकल हॉस्पिटल में पॉसिबल है कि उसी आदमी की एक सेल लेके कल्चर मीडियम में स्किन बन जाएगी और वो स्किन निकाल के उस घाव के ऊपर चिपका देंगे। जिस तरह टायर पंक्चर होता है, पंक्चर टायर में जैसे चेपा लगा देते हैं, उस तरह इस स्किन का भी चेपा लग जाता है। तो लेबोरेटरी में आजकल इस तरह का कल्चर है वो पॉसिबल हो गया है। लेकिन कल्चर मीडियम में जो सेल्स बनती है, अब इसमें क्वेश्चन है कि कल्चर मीडियम में जो सेल्स बन रही है, क्या उन सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस बनेंगे, क्या उन सेल्स के बीच में डेस्मोसोम जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, क्या उन सेल्स में एक्टिन और मायोसिन के प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, या और कोई स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स है वो उसमें डेवलप होती है। तो इसमें साइंटिस्ट ने पाया गया कि कल्चर मीडियम में जो सेल्स डेवलप होती है उसके अंदर एक विशेष प्रोटीन है वो डेवलप होता है, और इस प्रोटीन को बोलते हैं विंकुलिन। तो ये जो विंकुलिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन एडिशन प्लेकी को बनाने में, इन सेल्स को कल्चर मीडियम का जो पात्र है उस पात्र के साथ इसको अटैच करने में हेल्पफुल होता है। तो ये आप ध्यान रखें कि एडिशन प्लेकी जो होती है ये इन विट्रो में डेवलप होने वाली कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है, इन वायुओं में डेवलप होने वाली कोशिकाओं के बीच में ये नहीं पाई जाएगी। बाकी की जो 4 जो स्ट्रक्चर है ये इन वायुओं यानी जीवित कोशिकाओं में, जिंदा प्राणी में जो सेल डेवलप हो रही है उनके बीच में ये कनेक्शंस पाए जाते हैं। तो कुल लाके जो डेस्मोसोम है ये 5 टाइप के हो गए, स्पॉट बेल डेस्मोसोम, स्पॉट डेस्मोसोम, हेमी डेस्मोसोम, सेप्टेट डेस्मोसोम और एडिशन प्लेकी। अब इसका अंतिम जो स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट इज कनेक्सस या नेक्सस, और ये एक तरह का लेटरल अरेंजमेंट है। नर्व सेल में ये सिनेप्स के रूप में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं नर्व सेल का एग्जांपल आपको डिमोन्स्ट्रेट करूँगा। सपोज ये एक नर्व सेल का एक्सॉन, ये एक दूसरी सेल का डेंड्राइट, तो ये 2 तंत्रिकाओं के बीच में पाए जाने वाला संयोजन है और इस संयोजन को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। नर्व सेल में सिनेप्स 2 तरह के हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के रूप में, एक केमिकल सिनेप्स के रूप में। अब कई बार क्या होगा, ये जो एक्सॉन की जो प्लाज्मा झिल्ली है, इस प्लाज्मा झिल्ली में 6 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इसके अंदर पेनिट्रेट है।
इसी तरह 6 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इस डेंड्राइट की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पेनिट्रेट हैं। और ये 6 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इस तरह अरेंज है कि पाइप जैसी रचना बन जाती है। जैसे मान लीजिए अंगुलियां हैं, सपोज ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये प्रोटीन इस तरह अरेंज हो गई। अभी इन अंगुलियों के बीच में आप देख रहे हो ये छेद है, इस छेद के अंदर जैसे चौक मैंने जैसे फिट करी है, तो उसी तरह 6 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक्सॉन के अंदर है, 6 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नीचे वाली सेल्स के डेंड्राइट में है, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। कनेक्ट होने से क्या होगा, इन प्रोटीन के बीच में जो टनल है, ये टनल नीचे वाली टनल के साथ क्या कनेक्ट है। ये एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, ये मान लो पाइप जैसे होता है अपने धागे वाला भूनिया जिसको बोलते हैं, रील जिसको बोलते हैं, तो उस तरह की खोखली पाइप की जैसी रचना है। तो एक पाइप है वो एक्सॉन के अंदर पेनिट्रेट है, एक पाइप नीचे डेंड्राइट में पेनिट्रेट है। अब इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा जो भी केमिकल्स हैं, न्यूट्रिटिव पदार्थ हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, न्यूरो ह्यूमर हो सकते हैं, और भी कोई उद्दीपन को प्रोपिगेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इन छिद्रों के द्वारा इस एक्सॉन से इस डेंड्राइट के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे और इस तंत्रिका का उद्दीपन इस तंत्रिका के अंदर प्रोपिगेट हो जाता है। तो तंत्रिकाओं में उद्दीपन का जो संचरण होता है, इम्पल्स की जो प्रोपिगेशन होती है, वो प्रोपिगेशन इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा संपादित होती है। इनको कनेक्सस या नेक्सस के नाम से जाना जाता है। ये छिद्र खुलते भी हैं, बंद भी होते हैं। बंद होने का तरीका क्या होगा, इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का नीचे वाला जो पार्ट है प्रोटीन्स का, वो नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा स्लाइड होता है। स्लाइड होते ही छिद्र बंद हो जाएगा, है जैसे इस एग्जाम्पल में देख लो, जैसे ये अंगुली है और इसके बीच में टनल बना हुआ है। अब अंगुलियों को ज़रा सा भी स्लिप कर दो, स्लिप कर दे, देख रहे हो आप, छिद्र बंद हो गया। अब इसके अंदर ये चौक है, ये पेनिट्रेट नहीं कर रही है। बेसल पार्ट में वापस रोटेशन होगी, ये छिद्र वापस खुल जाएगा, चैनल खुल जाएगा। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का बेसल जो पार्ट होता है, बेसल पार्ट ज़रा सा स्लाइड होता है। स्लाइड होते ही क्या होगा, इन चैनल के बीच में जो खांच थी, जो टनल था, वो टनल बंद हो जाता है, छिद्र बंद हो जाता है और उद्दीपन का संचरण जो होता है रुक जाता है। तो इन छिद्रों का पर्पज क्या होता है, पोषक पदार्थों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करना, राइबोसोम को ट्रांसमिट करना, साइटोप्लाज्म को ट्रांसमिट करना, विशेष जो पोषक जो पदार्थ होते हैं उनको प्रोपिगेट करना, उद्दीपन संचरण के लिए जो हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स उत्तरदायी है उनको यहाँ पर प्रोपिगेट करना। तो एक तरह से मेम्ब्रेन फ्लो के रूप में ये घटना है, एक तरह से झिल्ली प्रवाह की घटना है। और इस तरह की स्ट्रक्चर oogenesis में भी देखने को मिलती है, विशेषकर इंसेक्ट में। इंसेक्ट में क्या होता है कि जब oogenesis का प्रोसेस जब होता है तो डेवलपिंग oocyte के चारों तरफ नर्स सेल होती है और ये नर्स सेल इन स्पेशल कनेक्शंस के द्वारा डेवलपिंग oocyte से जुड़ी रहती है। तो नर्स सेल का जो भी पोषक पदार्थ होता है वो डेवलपिंग oocyte में ट्रांसमिट हो जाता है। हालांकि वहाँ पर इन रचनाओं को फ्यूजोम के नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्मिक चैनल के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपनी बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर लेटरल कम्युनिकेशन भी होता है और ये लेटरल कम्युनिकेशन इन नेक्सस नामक रचनाओं के द्वारा होता है। तो स्टार्टिंग में आपको मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन का जैसे हाइपोथेटिकल चित्र जो बताया था इंटेस्टाइन की सेल्स का, तो इंटेस्टाइन सेल में एपिकल पोलरिटी है जिधर माइक्रोलाई पाई जाएगी, इसके अंदर बेसल पोलरिटी है जहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल टिकी है, और लेटरल पोलरिटी है जिसमें दो सेल आपस के अंदर कनेक्टेड है और ये कनेक्शन अलग अलग रचनाओं के रूप में है। तो लेटरल पार्ट के अंदर आपने देखा टाइट जंक्शंस, यहाँ पर जो माइक्रोलाई है ये एपिकल रीजन में प्रेजेंट है। माइक्रोलाई सेल के एपिकल पार्ट में प्रेजेंट है। टाइट जंक्शन जो होते हैं ये लेटरल पार्ट में प्रेजेंट हैं। डेस्मोसोम जो है ये लेटरल पार्ट में भी है, बेसल पार्ट में भी है, और कनेक्शन जो होते हैं ये लेटरल कम्युनिकेशन के रूप में। तो ये ओवरऑल एक नट सेल में एक बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में प्लाज्मा झिल्ली की पाई जाने वाली विशेष रचनाएं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
ये क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। अब पहले जो सूक्ष्मदर्शी थे इतने डेवलप नहीं थे। पहले लाइट माइक्रोस्कोप थे, उसके बाद फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, और आजकल तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी है जिसमें एक कोशिका को आप इस लोहिया कॉलेज के ग्राउंड जितना बड़ा करके देख सकते हो, यानी एक कोशिका को 10 लाख गुना मैग्नीफाई करके उसको अपन देख सकते हैं। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देती है, लेकिन कुछ रचनाओं को देखने के लिए हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए। और इसमें सेल का सेक्शन भी अपन काट सकते हैं, लेकिन सेक्शन काटने के लिए क्या करना होगा कि प्लाज्मा झिल्ली इसकी लिक्विड है, तरल रूप में है। अब तरल रूप में हो तो उसको चाकू से काटना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेल्स को फ्रीज करते हैं, यानी फ्रीज जैसे बर्फ़ जमाते हैं फ्रीजर में, उस तरह सेल को फ्रीज कर देंगे। अब सेल जब सॉलिड होगी उसके बाद में इसका सेक्शन जो होता है वो इसका कट सकता है, उसको फ्रीज फ्रोजन सेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रीज फ्रोजन सेक्शंस के द्वारा स्लाइड बना के और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को अपन देख सकते हैं। और इसमें आजकल कई तरह के प्रोटीन है वो भी डिस्कवर हो गए हैं, उन पे एक अलग से क्वेश्चंस बनेगा। सेल मैट्रिक्स प्रोटीन, तो 2 सेल के बीच में कैडहेरिन प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर जैसे विंकुलिन प्रोटीन्स का नाम आया, एक्टिन प्रोटीन्स आए। तो 2 सेल के बीच में जो कनेक्शन है उसमें अलग अलग तरह के स्पेशल प्रोटीन्स हैं वो भी पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन इंटरसेलुलर स्पेस में होते हैं, सेल मैट्रिक्स के बीच में होते हैं, सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। तो इन प्रोटीन्स के ऊपर एक अलग से एक व्याख्यान है वो मैं आपको डिलीवर करूँगा। और आपने व्याख्यान बहुत ही ध्यान से सुना, इसके लिए मैं मेरी तरफ से जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, लोहिया कॉलेज की तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।